हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज चैनल जुडिशरी 009। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे हमने डेफामेशन। डेफामेशन क्या होता है और ये टॉट भी है और ये आईपीसी में ऑफेंस भी है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या रहेगा और सुसाइड से इसको कैसे अटैच कर सकते हैं और सेक्सुअल हरासमेंट के साथ इसको कैसे अटैच कर सकते हैं। आर्टिकल 19 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें फ्रीडम देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, उसके साथ कैसे अटैच कर सकते हैं। और इसको ईमेल और व्हाट्सएप में अगर डेफामेशन कैसे होती है और उसको उसके क्या इंग्रेडिएंट रहेंगे। और कोई अदर लैंग्वेज में आपको, जैसे आपको उर्दू नहीं आती और उर्दू में जय श्री राम सर, उर्दू में आपको अगर कोई डेफामेटरी वर्ड्स लिख देता है तो उसमें क्या रहेगा। और अगर पब्लिक सर्वेंट का डेफामेशन होगा तो कैसे देखेंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो हाई डिग्निटरीज की जो बंदे जिन पोस्टों पे हैं उनकी अगर कोई डेफामेशन करेगा तो उनको कैसे देखेंगे। अगर कोई माइनर की करेगा, वुमेन की करेगा, या ओल्ड पर्सन की करेगा, इन्फर्म पर्सन की, इन्फर्मिटी है जिस पर्सन को, उसको करेगा, इडियट को करेगा, लुनेटिक को करेगा कोई डेफामेशन, तो उसको कैसे देखेंगे। और इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि पहले कहाँ से इसको आया है और अग्रीव्ड पर्सन कौन कौन रहेंगे जिनकी इसकी डेफामेशन हुई है, या उसके वाइफ, पेरेंट्स, चाइल्ड, ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, रिलेटिव, कौन कौन अग्रीव्ड में आ सकता है और कौन कौन कंप्लेनेंट बन सकता है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने शुरू करते हैं डेफामेशन। अगर देखोगे तो डेफामेशन है जो ये टॉट भी है और क्रिमिनल सेक्शन 499 आईपीसी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है और 500 सेक्शन में इसकी सज़ा दी गई है। ये बनाया क्यों गया? अगर टॉट में था तो फिर हमने आईपीसी में इसको ऑफेंस क्यों बनाया? देखिए, टॉट में आप सिर्फ़ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। और क्योंकि टॉट एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट है जो बहुत ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पे आईपीसी में इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे आप उसको लायबल भी ठहरा सकते हो, सज़ा भी दे सकते हो, पनिश भी कर सकते हो। डैमेजेस अगर क्लेम करनी, टॉट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। टॉट के कुछ प्रोविज़न जैसे नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डेफामेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। आप टॉट में भी जाके डेफामेशन, अगर सिविल वाला जो पार्ट है, डैमेजेस क्लेम करनी है तो आप टॉट के लिए टॉट में जा सकते हो और सिर्फ डैमेजेस। लेकिन अगर आपने बंदे को लायबल भी ठहराना है, उसको पनिश भी कराना है, तो सेक्शन 499 में जो डेफिनेशन दी गई उसमें अगर इंग्रेडिएंट फुलफ़िल होते हैं तो 500 सेक्शन में उसको सज़ा भी दिला सकते हो। और इसकी सज़ा 2 साल या फ़ाइन या बोथ हो सकते हैं। और क्योंकि ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट इसमें होती है और 2 साल की जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस है ये। तो अपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि डेफामेशन एक्चुअल होती क्या है। डेफामेशन जो है वो इंजरीज या हार्म टू द रेपुटेशन है। अब देखिए, अगर आर्टिकल 19 देखोगे तो वहाँ वो आपको बताता है कि फ्री जो आपकी स्पीच एक्सप्रेशन की फ्रीडम देता है आपको। लेकिन उसके साथ वो आर्टिकल 19(1)(a ये बताता है फ्रीडम इसकी देता है। उसके साथ वो सब्जेक्टिव क्लॉज भी आपको देता है, जिसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 2 देता है। उसमें ये कहता है कि अगर आप किसी की डेफामेशन करते हो तो आपका जो फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो उस कर्टेल कर दिया जाएगा। अगर आप, मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट फ्रीडम जो है, जो सर्टन फ्रीडम्स दी गई हैं आर्टिकल 19 में, वो सुप्रीम नहीं है। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप किसी की डेफामेशन नहीं करोगे। अगर करोगे तो वो आपका फ्रीडम जो है वो आपकी कर्टेल करके आपको सज़ा ठहराई जा सकती है, सज़ा आपको हो सकती है, लायबल ठहराया जा सकता है आपको, और आपको टॉर्ट में डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं। देखिए, जो आईपीसी में इसको ऑफेंस बनाने का मतलब ये था कि सोसाइटी में इसका डिटरेंट अफेक्ट जाए, और टॉर्ट में इसलिए बनाया था क्योंकि आप बंदा डैमेजेस क्लेम कर पाए। तो ये थोड़ा सा फ़र्क रहता है।
और अगर देखोगे डेफामेशन को देखने के लिए अपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको किस तरह से आपने देखना है। तो डेफामेशन लायबल भी होता है और सिलेंडर भी होता है। सिलेंडर जैसे अपने घर पे जो सिलेंडर होता है, अगर वो फटे तो क्या होता है, उसकी आवाज़ आती है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो, सिलेंडर का मतलब जो चीज़ें आपने सुनी हैं, औरल, जो बंदे ने औरली बोला है, और औरली जो बोला वो आपको कान ने सुना है, तो उसके लिए वो सिलेंडर होगा। और लेबल जो आपने देखा है, जो रिटन फॉर्म में है या ऐसी जैसे मूवीज़ में दिखा देते हैं कि मूवीज़ में किसी को वो सारी चीज़ें लायबल में आती हैं। और ये चैप्टर 21 है आईपीसी का। और इसमें अगर देखोगे तो 3 तरीके से आप डिफेम कर सकते हो बंदे को। बाय वर्ड्स के साथ, वो ऑरल हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, या साइन के साथ, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के साथ, और या थर्ड मेक्स और पब्लिश एनी इम्पुटेशन कंसर्निंग द पर्सन। इम्पुटेशन का मतलब यहाँ पे है इल्ज़ाम, एक्विजिशन। तो आप ऐसा मेक बनाते हो, जैसे कंपोज करते हो कोई चीज़, या डिक्टेट करते हो, या राइटिंग करते हो, ऐसी करते हो, या पब्लिश करते हो कोई ऐसा इल्ज़ाम किसी के ऊपर, किसी की रिगार्डिंग। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे ए ने जो एक कुछ बोला कि ये बंदा को डेफेमेटरी वर्ड्स बोले कि ये बंदा ऐसा है, और बी ने उसको रिटन लिख दिया, और सी ने उसको अप्रूव कर दिया, हाँ भाई ये तुम सही बोल रहे हो। तो ये तीनों के ऊपर जो डेफामेशन का चार्ज लगाया जा सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो आपकी जो करैक्टर है, जो आपकी रेपुटेशन है, वो लोअर करता है बंदा तीसरे बंदे की आगे। तो वो डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। वो उसकी एस्टिमेशन कैसे लगेगी, वो आप नहीं लगाओगे, अगला बंदा लगाएगा। और उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट एप्लीकेबल रहेगा कि लोग क्या उस चीज़ को कैसे देखते हैं। तो इसमें हमेशा आप लीडिंग केस लॉज से इंटरप्रटेशन निकाल सकते हो। कुछ वर्ड्स डेफेमेटरी रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, और कौन से वर्ड कब डेफेमेटरी माने जाएंगे और कौन से कब नहीं माने जाएंगे। तो इसमें काफ़ी केस लॉज हैं, तो काफ़ी एग्जांपल्स हैं, मैं वो आगे आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपने चीज़ें देखनी है। तो वो एस्टिमेशन ऑफ अदर जो हो गया, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हो सकती है। और वो किस तरह से होगी, एक तो जो है वो बंदे की लोअर हिज मॉरल और इंटेलेक्चुअल करेक्टर। अब करेक्टर और रेपुटेशन में क्या फ़र्क रहेगा? अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा हुआ है, उसका सेक्शन 52 से लेके 55 में करेक्टर वर्ड यूज़ है, और सेक्शन 55 की एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पे करेक्टर को समझाया गया। करेक्टर इंक्लूड रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन बोथ। अब करेक्टर, रेपुटेशन, डिस्पोजिशन, इन तीनों में फ़र्क क्या रहेगा? देखिए, करेक्टर एक बड़ी चीज़ है, उसमें रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों इंक्लूड हैं। अब देखिए, रेपुटेशन है, जैसे मान लो रेपुटेशन ही हमारे लिए यहाँ पे थोड़ी सी इम्पोर्टेंट रहेगी डेफामेशन प्रोस्पेक्टिव्स के लिए। वो कैसे? अगर करेक्टर देखोगे तो करेक्टर का मतलब ये रहता है कि आप अपनी नज़र में क्या हो। मतलब ये है कि डिस्पोजिशन का मतलब ये है कि जो बंदा अपनी नज़र में क्या है, एक्चुअल में वो उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। और करेक्टर का मतलब ये रहेगा कि जो पर्सन एक्चुअली क्या है, मतलब पर्सन एक्चुअली क्या है वो कैसे पता चलेगा? उसकी हैबिट्स से, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके शौक़ क्या हैं, मतलब ये क्या शौक़ हैं। और जो डिस्पोजिशन रहेगा वो इनहेरेंट क्वालिटीज़ रहेंगी, अंदर से कुछ बाहर से कुछ और। कई बार होता है ना, वो जो नेता लोग होते हैं या कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक बंदे होते हैं जो हमेशा कहते कुछ हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। वो जो अंदर में एक्चुअल चीज़ है वो डिस्पोजिशन है, इन रियलिटी में वो आती है डिस्पोजिशन।
और करेक्टर के अंदर जो रेपुटेशन होती है, रेपुटेशन का मतलब ये रहेगा कि आप लोगों की नज़र में क्या हो, और करेक्टर आप अपनी नज़र में क्या हो। मेरा करेक्टर गुड है बैड है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, और रेपुटेशन लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनका जनरल परसेप्शन मेरे बारे में क्या है, डैट इज़ कॉल्ड रेपुटेशन। मेरी रेपुटेशन गुड है बैड है। और अगर डैमेजेस देखोगे, अगर बंदा कहे कि मेरी आई एम ए गुड करेक्टर पर्सन, तो कोई सूट सिविल किसी ने कर रखा है, तो ये इससे आपकी डैमेजेस, अगर आपका गुड करेक्टर है, डैमेजेस बढ़ेंगे नहीं लेकिन कम जरूर हो जाएंगे। कैसे? मैंने आपके ऊपर केस डाला हुआ है और आप कोर्ट में आके कह रहे हो कि आई एम ए गुड करेक्टर पर्सन, मैंने तो ऐसा कर ही नहीं सकता। अब मैंने आपके ऊपर सूट फाइल किया हुआ था, मैंने वो सूट जीत गया, लेकिन आपने प्रूव कर दिया कि आपका गुड करेक्टर है, तो अब वो डैमेजेस हैं वो कम तो नहीं होंगी। वो डैमेजेस हैं वो कम तो कर सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता। तो इस तरह से चीज़ें आपको देखनी है। तो इसको मैं करेक्टर से के साथ जोड़ रहा था, एविडेंस एक्ट के करेक्टर के साथ जोड़ रहा था। तो डिस्पोजिशन, रेपुटेशन और वो सारी चीज़ें आपको पता चल गया। तो जब भी आप किसी के वर्ड या विजिबल रिप्रेजेंटेशन या साइन या इम्पुटेशन आपकी मेक बनाते हो या पब्लिश करते हो, वो ऐसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी रेपुटेशन है वो या तो लोअर करे किसी तीसरे बंदे के सामने, या उसके मॉरल और इंटेलेक्चुअल करेक्टर को लोअर करे, या उसका लोअर करे उसकी क्लास के सामने, कास्ट के सामने उसका क्रेडिट कम हो, या उसके क्लास के सामने उसका चीज़ें कम हो, या उसको लोथसम स्टेट में मानना शुरू कर जाए, या उसका डिस्ग्रेसफुल डिस्ग्रेसफुल कंसीडर करना शुरू कर दिया जाए। तो ये थोड़ी सी आपको इसकी 499 में जो डेफिनेशन दी गई है उसको अच्छे से रटना है। और इसमें जो मेंसरिया रहेगा वो इंटेंशन, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव तीनों रहेंगे। तो आपने अगर कुछ इम्पुटेशन या साइन या रिटर्न में कुछ ऐसी बात कही है और वो आप ये कह रहे हो कि इसमें मेरी इंटेंशन नहीं थी, तो इंटेंशन प्रूव कैसे होगी? आपके कंडक्ट से, उस सर्कमस्टेंसेस में कैसा कंडक्ट था आपका, और क्या वो उसकी पब्लिकेशन हो चुकी है। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो डेफामेशन की है कि मान लो पब्लिकेशन होनी ज़रूरी है। पब्लिकेशन होने का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर मान लो हम दो बंदे हैं, वो मुझे कुछ डेफामेटरी वर्ड बोलता है या मैं उसको डेफामेटरी वर्ड बोलता हूँ, क्या ये डेफामेशन है? नहीं, ये डेफामेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पब्लिकेशन नहीं हुई है। पब्लिकेशन का यहाँ मतलब है 2 से ज़्यादा बंदों के पास वो चीज़ पहुँचनी चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा बंदों के पास पहुँचनी चाहिए। मतलब 2 से ज़्यादा बंदों के पास पहुँचनी चाहिए, वो 3 हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो मैं आपको ईमेल करता हूँ और डेफामेटरी वर्ड्स कुछ बोल देता हूँ जो समझे जाते हैं कि डेफामेटरी वर्ड्स हैं, क्या ये डेफामेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ईमेल में, क्योंकि पर्सनल ईमेल अगर मैंने आपको की है, या व्हाट्सएप मैसेज ऐसा किया है आपको पर्सनल, या फेसबुक में ऐसा कोई टेक्स्ट किया है, या एसएमएस किया है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी? वो पर्सनल चीज़ें होंगी आपस में दोनों में। तो में यहाँ पे पब्लिकेशन नहीं हुई है। पब्लिकेशन के लिए अगर मैं आपसे रिलेटेड कोई डेफामेटरी वर्ड बोलते हैं, कहीं स्टेटस डाल देता हूँ, वहाँ पे सारे बंदे देख रहे हैं, और या फिर इस जगह पे इंटरनेट में डाल देता हूँ जहाँ पे सब सारे एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर में डाल देता हूँ या कहीं पे भी, तो वहाँ पे मेरे ऊपर डेफामेशन का केस आप लगा सकते हो, वो मैं उसके लिए लायबल ठहराया जा सकता हूँ। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। और इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देखोगे तो एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया कि डिजीज्ड पर्सन की भी आप डेफामेशन हो सकती है। अगर कुछ वर्ड्स और आपके एक्सप्रेशंस या विजिबल साइंस या कुछ भी रिप्रेजेंटेशन या इम्पुटेशन मेकिंग पब्लिश करते हो ऐसा कुछ है जिससे उसके फैमिली मेम्बर्स के फीलिंग जो है वो उनको हार्म पहुंचता है, आपकी इंटेंशन, नॉलेज या रीज़न टू बिलीव से ऐसा कुछ होता है, तो समझा जाएगा कि ये डेफामेशन है विद रिगार्ड टू डिजीज्ड पर्सन, और उसमें अग्रीव्ड पर्सन, उसके जो रिलेटिव्स हैं वो रहेंगे। इसीलिए
18 साल से कम बच्चों का भी आप डेफेमेशन कर सकते हो। लुनेटिक, इडियट, इनका भी डेफेमेशन कर सकते हो। ऐसा कुछ है, अगर तीसरे बंदे के पास ऐसी चीज़ पहुंचती है तो वो वर्ड डेफेमेटरी है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है। हो सकता है या नहीं हो सकता वो अलग चीज़ है, तो हो सकता है। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन इसकी सेकंड है, वो ये कहती है आप कंपनी का भी डेफेमेशन कर सकते हो, ग्रुप ऑफ पर्सन्स का भी कर सकते हो, और एसोसिएशन, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स का भी कर सकते हो। लेकिन ये ग्रुप ऑफ पर्सन की डेफेमेशन हुई है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो कोर्ट ने इसका एक फार्मूला बताया। फार्मूला ये है कि हुज आइडेंटिटी कैन बी फिक्स्ड, जिनकी आइडेंटिटी फिक्स की जा सकती है, तो उसमें आप जो है पर्सन को लायबल ठहराया जा सकता है। जैसे मैं आप बोल दूं किसी डॉक्टर्स को, एक क्लास को, कि ये डॉक्टर सारे ऐसे हैं, डेफेमेटरी वर्ड बोलते हैं, या वकील सारे ऐसे होते हैं, तो क्या ये डेफेमेशन है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पार्टिकुलर वकील हो, 30,000 के वकील, या अरुणा आसिफ अली के डॉक्टर, या ऐसा कोई ऐसा हॉस्पिटल जिसमें आप वो आइडेंटिटी फिक्स की जा सकती है उस पार्टिकुलर एसोसिएशन की या पार्टिकुलर पर्सनस की, तो वहाँ पे वो डेफेमेशन का चार्ज कोई भी बंदा उठ के वो सारे एग्रीव्ड हैं, तो वो कोई भी बंदा उनको रिप्रेजेंटेशन करते हुए कंप्लेंट कर सकता है आपके अगेंस्ट। तो इस तरह से चीज़ें आपको देखनी है। जैसे उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन थर्ड ये कहती है कि आप अल्टरनेटिवली वर्ड्स के साथ भी आप किसी का डेफेमेशन कर सकते हो। जैसे जो आप इरोनिकली एक्सप्रेस्ड करते हो, जैसे इनिएंडो क्या है कि आपने जो सेकेंडरी मतलब, लेटेंट मतलब उसका जो था वो डेफेमेशन ही था। जैसे मैंने एक चार्ट बना दिया, चार्ट में ये लिख दिया कि ए जो है वो बी की घड़ी ले जाते हुए भाग रहा है, मतलब वो चोर है, तो इसमें ये डेफेमेशन है। तो कुछ ऐसी एग्जांपल जो बेरेक्ट में दी गई हैं वो आप इरोनिकली उसमें इनिएंडो में आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए एक्सप्लेनेशन जो थर्ड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में थोड़ा सा फ़र्क है। इंग्लिश लॉ का यहाँ बनाने का मतलब ये था कि ब्रीच ऑफ पीस को जो है वो रोका जाए, ब्रीच नहीं होना चाहिए, पीस ब्रीच नहीं होना चाहिए, तो ये उसका मोटिव था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेंटल पेन और सफरिंग टू द पीपल उसको रोका जाए। तो वहाँ पे जो ब्रीच ऑफ पीस ब्रीच और ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे इंग्लैंड में, यहाँ पे सफरिंग और पेन को रोकने के लिए बनाया गया। तो ये थोड़ा सा आपस में इसका फ़र्क है। उसके बाद अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में अगर आप देखते हो कि बड़े से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमेशा न्यूज़पेपर एडिटर्स पब्लिशर्स को डेफामेशन के लिए लायबल ठहराते रहते हैं, उनको लीगल नोटिस भेजते रहते हैं, तो उसमें आप देख सकते हो कि कई बार न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ चीज़ पब्लिश हो जाती है जिससे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वो उनको लीगल नोटिस इसलिए भेज देते हैं क्योंकि कुछ वर्ड्स कुछ उनसे रिलेटेड वो बोल देते हैं। अब देखिए डेफामेशन में जो कोई भी वर्ड अगर बोलते हो वो पहली बात तो वो फॉल्स होना चाहिए, ट्रू नहीं होना चाहिए, और पब्लिक गुड के लिए अगर आप कर रहे हो तो वो माना जाएगा। अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट दे दी और डिफेम के श्रेणी में वो आता है तो आप हमेशा लायबल ठहराए जा सकते हो। वो आप वो डेफामेशन चाहे हो, अगर वो ट्रू है और गुड फेथ में आपने किया है लोगों को बताने के लिए या लीगल अवेयरनेस के लिए या कुछ ऐसा आपका मोटिव था, तो आप डिफेंस लेके बच सकते हो। तो ट्रू और फॉल्स की स्टोरी को आप हमेशा देखोगे। अक्षय कुमार फाइल्ड अ सूट, ये एक फ्रेंड ने बताया, 500 करोड़ डेफामेशन ऑन अ यूट्यूबर। बिल्कुल हो सकता है, ये इसीलिए डालते हैं वो। और उसमें जो इंग्रेडिएंट देखे जाएंगे हमेशा कि वो पार्टिकुलर वर्ड्स हैं जो वो डेफामेटरी है या नहीं है। अब वो डेफामेटरी है या नहीं है ये कैसे एग्जामिन करोगे? इसके लिए कोई ख़ास टेस्ट नहीं है। इसके लिए पार्टिकुलर वो वर्ड कोर्ट ही इंटरप्रेट करेगा कि वो पार्टिकुलर डेफामेटरी था या नहीं था। आपको चीज़ें एग्जामिन जो इंग्रेडिएंट है वो देखने होंगे कि क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वर्ड तीसरे बंदे तक पहुंच गए थे, पब्लिकेशन हो चुकी थी, और उससे इसके जो मॉरल और इंटेलेक्चुअल करैक्टर के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ा है, इससे उसका लो हुआ है या
उस पार्टिकुलर उसका करेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू इस कास्ट और कॉलिंग और इस क्रेडिट वो लोअर हुआ है या नहीं हुआ है, या ये डिस्ग्रेसफुल रहा है, कंसीडर्ड डिस्ग्रेसफुल, या एक लोथसम स्टेट में उसको फील हुआ है। तो ये आप चीज़ें देख सकते हो। हाउ द वैल्यू ऑफ डेफामेशन डिसाइडेड। अब देखिए वैल्यू डिसाइड करने के लिए ये पार्टिकुलर बंदे का जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट देखी जाएगी कि वो सोसाइटी में कितना एस्टेब्लिश्ड है। आप मांगने के लिए तो मान लो किसी एक आम बंदे का जो मीडियोकर फैमिली का उसका वो किसी ने डिफेम किया है तो और वो कोर्ट में जा रहा है और 500 करोड़ मांग रहा है, तो क्या मिल जाएगा? तो आपकी जो डैमेजेस हैं जितनी आप क्लेम कर रहे हो, अगर तो आपने लिख दी हैं टॉट में कि मैंने इतनी डैमेजेस आपने क्लेम की है 500 करोड़ की है, तो 500 से ज़्यादा तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन कम ज़रूर मिलेगी। तो कम कैसे डिसाइड होगी? इसके लिए सर्टन फार्मूलेज हैं। फार्मूले ये है कि उस टाइम बंदा काम क्या करता था और इसके डिपेंडेंट कितने थे और इससे कितना अफेक्ट पड़ा है इसकी सोसाइटी में इसके डेफामेशन होने से, और क्या उसको डैमेजेस इस तरह से अगर दी जाए तो वो डिटरेंट इफेक्ट दूसरी के ऊपर डाला जा सकता है और इसको कंपनसेट किया जा सकता है। तो हमेशा कई चीज़ें रहेंगी, तो इसका कोई ख़ास सच यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है। तो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि किस तरह से आप, और आपने अगर मांग रहे हो कुछ डैमेजेस तो आपको उसका फार्मूला खुद बताना पड़ेगा कि इस कारण ये मेरे डैमेजेस इतने बन रहे हैं। तो ये हमेशा केस टू केस वेरी करेगा और किस तरह से आपने चीज़ें देखनी है उसके अकॉर्डिंग हमेशा देखा जाएगा। और देखिए मैंने आपको बताया कि दो तरह का होता है, सिलेंडर और लेबल। सिलेंडर और लेबल दोनों तरीके से ही क्रिमिनल लॉ में लायबल ठहराया जा सकता है। टॉर्ट में इसमें थोड़ा सा चीज़ें फ़र्क रहेगी। डैमेजेस कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे रहेंगे ना सर, बिल्कुल उनके डिस्क्रिप्शन पे रहेंगे। आप कितने भी मांग सो, आप अपना एक फार्मूला बता सकते हो कि सर इसलिए मैंने इतने डैमेजेस मांगे हैं, तो कोर्ट डिसाइड करेगा अकॉर्डिंगली। और इसके जो एसेंशियल्स मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी और डेफेमेटरी स्टेटमेंट होगी, पहला। दूसरा, ये विक्टिम को रेफ़र किया होना चाहिए, और तीसरा उसकी पब्लिकेशन ज़रूरी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि पब्लिकेशन, मान लो हम दोनों के आपस में है तो उसकी कोई पब्लिकेशन है ही नहीं है, तीसरे बंदे तक ज़रूर पहुंचना चाहिए वो पब्लिक इसका। तो वो इम्पुटेशन वो जो आपने कुछ वर्ड बोले हैं वो डेफामेशन है या नहीं है, इट इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे है कि वो उसकी इंटरप्रटेशन उस सर्कमस्टांसिस में क्या निकलेगी। अब मान लो अगर देखोगे सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 354A, जिसमें वुमन के रिगार्डिंग कुछ इंग्रेडिएंट उसमें डाले गए हैं कि आप सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करते हो तो वुमन के रिगार्डिंग ये सेक्सुअल हरासमेंट मानी जाएगी। तो अगर आप ऐसे कलर्ड रिमार्क नहीं करते हो, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क नहीं करते हो, लेकिन आपके रिमार्क ऐसे हैं कि उसका मॉरली और इंटेलेक्चुअल जो करेक्टर है वो आप लोअर कर रहे हो, तो वो डेफामेशन में आ सकता है। लेकिन ये हमेशा क्वेश्चन ऑफ लॉ रहेगा। इसकी इंटरप्रटेशन जो है वो कोर्ट देखेगा उस पार्टिकुलर सर्कमस्टांसिस पे, किस जगह पे आपने किए, किसकी मौजूदगी में किए गए और किसके अगेंस्ट किए गए। तो वो सारे सर्कम्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इसमें CRPC में कुछ प्रोविज़न है, वो आपको मैं थोड़ा सा चीज़ें बताना चाहता हूँ। मान लीजिए डेफामेशन में अग्रीव्ड पर्सन कौन कौन हो सकता है। इसमें आप जो अग्रीव्ड पर्सन खुद हो, बंदा प्राइवेट पर्सन हो सकता है, उसकी वाइफ भी हो सकती है, चाइल्ड भी हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसके माँ बाप हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी बंदा कंप्लेनेंट बन सकता है, पहली बात है। और इसमें जो 499 की जो कंप्लेंट होती है, इसमें हमेशा कंप्लेनेंट जो होता है वो अग्रीव्ड पर्सन रहेगा। तो अग्रीव्ड मैंने बता दिया कौन कौन हो सकता है। तो कोई तीसरा बंदा आके कंप्लेनेंट नहीं बन सकता है, उसके कहने पे कभी भी ये FIR नहीं होगी, कभी भी ये केस नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। तो अगर तो मान लो प्राइवेट पर्सन होगा तो उसमें क्या रहेगा, पब्लिक सर्वेंट रहेगा, उसकी डेफामेशन हो गई है तो वो क्या रहेगा,
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन लोगों की अगर आप डेफामेशन कर रहे हो तो उसमें क्या चीज़ें रहेंगी। तो उसके लिए आप चैप्टर 18 CRPC का देख सकते हो और चैप्टर 13 CRPC का देख सकते हो। चैप्टर 13 CRPC का ये कहता है कि जुडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। वो ये कहता है कि अग्रीव्ड पर्सन कौन कौन हो सकता है, वो ये बताता है चैप्टर 13। और उसमें सेक्शन 199 है जो, वो देख सकते हो। वो 199 ये बताता है कि अगर तो क्योंकि 499 में 9 की जो सज़ा है वो 500 में दी गई है, 500 में सज़ा 2 साल है। तो 2 साल का मतलब यहाँ पे आपको 468 सेक्शन CRPC का देखना पड़ेगा। वो ये कहता है कि आपको कंप्लेंट हमेशा 3 साल के अंदर अंदर फाइल करनी होगी। मतलब आज आपकी डेफामेशन हुई है और डेफामेशन क्योंकि सज़ा 2 साल है, 2 साल का कॉग्नियंस पीरियड 468 में दिया गया है। जो 468 का क्लॉज 1 का क्लॉज सब क्लॉज C ये बताता है कि इसकी सज़ा कितनी रहेगी और इसकी कॉग्नियंस पीरियड कितना रहेगा। तो वो 3 साल है, तो 3 साल के अंदर अंदर आपने कंप्लेंट अग्रीव्ड पर्सन ने करनी है, पहला। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि अगर पब्लिक सर्वेंट की आप करते हो या आप किसी हाई डिग्निटरी की अगर आप डेफामेशन करते हो तो उसका टाइम पीरियड 6 महीने रहेगा। 6 महीने के अंदर अंदर आपने कंप्लेंट फाइल करनी है। तो वो कहाँ पे दिया गया, वो 199 सेक्शन CRPC में दिया गया है। तो 199 CRPC ये कहता है कि कॉग्नियंस कब बार्ड हो सकता है। इसमें कोई अदर पर्सन कंप्लेनेंट नहीं बन सकता है, अग्रीव्ड पर्सन ही कंप्लेनेंट बनेंगे। तो और अगर पब्लिक सर्वेंट या हाई डिग्निटरी के अगेंस्ट आपने डेफामेशन की है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट करनी है। उसके बाद ये टाइम बार्ड हो जाएगा और आप पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। तो अदर केसेस में प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट अगर हुआ तो फिर उसका टाइम पीरियड 3 साल है। तो इस तरह से चीज़ों को आप कोरिलेट कर सकते हो। अगर मान लो जनरली इस पे मैजिस्ट्रेट के देखिए, ये सेशन ट्राइबल केस है, ये 500 सेक्शन में बोला गया है सेशन ट्राइबल केस है। लेकिन इसमें आप देखोगे सारे सेशन ट्राइबल केसेस होते हैं, वो अगर ऑफेंस कहीं पे होते हैं तो उसका सबसे पहले चार्जशीट कहाँ फाइल की जाती है, मैजिस्ट्रेट के पास, जो लोअर मैजिस्ट्रेट होता है। मैजिस्ट्रेट के पास अगर करते हो तो वो कमिटल करके कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजता है। कॉग्नियंस हमेशा मैजिस्ट्रेट ही लेता है। ये अगर इसमें कंप्लेंट आप सेक्शन 200 में फ़ाइल करते हो, 200 में सारे विटनेसेस को ओथ पे एग्जामिनेशन करता है जो मैजिस्ट्रेट होता है। ओथ पे एग्ज़ामिन करने के बाद वो सारे फिर कमिटल ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजता है केस। तो इसके लिए आप सेक्शन 200 भी देख सकते हो और 202 भी देख सकते हो, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ ट्राइबल सेशन ट्राइबल केस है। तो इसमें मैजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेशन कराने के पावर नहीं है। उसको हमेशा सारे विटनेसेस को एग्ज़ामिन करना भी ज़रूरी है और ऑन ओथ एग्ज़ामिन करना ज़रूरी है। तो उसके बाद ही वो ऊपर कमिटल भेजेगा, क्योंकि इसमें पब्लिक सर्वेंट और अग्रीव्ड पर्सन और हाई डिग्निटरीज वाला किसी का भी केस हो उसमें कर सकता है। लेकिन एक केस में कोर्ट ऑफ सेशन खुद भी कॉग्नियंस ले सकता है। वो सेक्शन 199 ये बताता है। वो किस केस में, जैसे अगर आपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पब्लिक गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या किसी पब्लिक सर्वेंट की आपने अगर डेफामेशन की है, उस केस में आप सीधा कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन के पास पहुंच सकती है और वो कॉग्नियंस ले सकता है। उसमें मैजिस्ट्रेट वाला कॉग्नियंस वाला वो प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट बनेगा, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर तब कंप्लेंट बनेगा जब उसको स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड उसको सैंक्शन देगी। सैंक्शन का मतलब यहाँ पे है कि उसको परमिशन देगी। सैंक्शन का मतलब परमिशन देगी कि आप इसमें कंप्लेनेंट बने, और क्योंकि ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या किसी पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड से डेफामेशन का केस है, तो पब्लिक सर्वेंट को सैंक्शन प्रोवाइड करके उसको कंप्लेनेंट बनाया जा सकता है और वो सीधा कोर्ट ऑफ सेशन में कंप्लेंट डाल सकता है।
तो इस तरह से 199 सेक्शन आपको पढ़ना है। उसके साथ मैंने आपको बताया था 18वां चैप्टर सीआरपीसी का, वो भी पढ़ना है, जिसमें सेक्शन जो है जो बताता है कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केसेस में प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, ट्रायल कैसे चलेगी। तो उसके लिए सेक्शन 237 सीआरपीसी का दे सकते हो। तो उसमें प्रोसीजर क्या रहेगा ट्रायल का प्रोसीजर ऐसा रहेगा, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन में ये रहेगा कि वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो ये वाले केसेस ही माने जाएंगे। तो क्योंकि अगर जब हमने सीआरपीसी करनी शुरू की तो मैं आपको बताऊंगा कि वारंट केस कौन से होते हैं, समन केस कौन से होते हैं, वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट कौन से होते हैं, और वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट कौन कौन से होते हैं। तो ये वाला केस रहेगा वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट बिफोर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो जैसे उसका प्रोसेस होता है वैसे ही कोर्ट ऑफ सेशन में अगर आप कंप्लेंट करोगे उसका प्रोसेस वैसा रहेगा। तो इस तरह से चीज़ों को आपने देखना है। तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है इससे रिगार्डिंग। तो और एक चीज़ और है, मान लो आपने किसी माइनर के अगेंस्ट कोई डेफामेशन की है या किसी वुमेन के अगेंस्ट कोई डेफामेशन की है, वो वुमेन जो पब्लिकली सबके सामने नहीं आ सकती है, कोई ऐसी उनके ट्रेडिशन है या उनका ऐसा कोई कल्चर है, या फिर आप किसी इडियट या लुनेटिक के अगेंस्ट आपने डेफामेशन की है, तो उसमें जो है कोई और बंदा भी कंप्लेनेंट बन सकता है विद द लीव ऑफ अ कोर्ट। तो ये पीटी का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो यहाँ पे विद द लीव ऑफ अ कोर्ट है या विद द कंसेंट ऑफ अ कोर्ट है, तो यहाँ पे विद द लीव ऑफ द कोर्ट है। तो ये 2 क्वेश्चन भाइयों के आ चुके हैं। क्या है ये सर? आईपीसी के बाद सीआरपीसी कवर कीजिएगा। बिल्कुल मैम। सिलेंडर और लेबल के आप कुछ बता रहे थे सर? हाँ बिल्कुल, सिलेंडर और लेबल के बीच में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इसके फ़र्क क्या है दोनों का। लेबल का मतलब, सिलेंडर का मतलब होता है जो आपने सुना है जो चीज़ें, और लेबल का मतलब जो आपने देखी हैं चीज़ें। तो औरल जो चीज़ें बोलेगा बंदा तो वो सिलेंडर होगा, और जो चीज़ें लिखेगा, साइन बनाएगा, ये सारे लेबल होंगे। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। और इसको याद रखने के लिए, सिलेंडर मैंने बताया था कि सिलेंडर फटा तो कैसे पता चलेगा? आपके कान को पता चलेगा। तो बोलेगा बंदा तो आपके कान को पता चलेगा। तो ये सारे सिलेंडर हैं। जो दिखेगा, जो अगर रिटन में लिखोगे या मूवीज़ में जो बोल रहे हैं वो सारे बोल रहे हैं तो वो सिलेंडर होगा, और जो पिक्चर आ रही हैं वो सारे लेबल रहेंगे। तो जनरली पिक्चर्स लेबल ही होती हैं। तो इस तरह से इनको करेक्टराइज्ड आप कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन 501 और 502 बड़ा इम्पोर्टेंट है। 501 जो प्रिंटिंग बंदा करता है। अब देखिए, न्यूज़पेपर में जो प्रिंटिंग कर रहा है, जो पब्लिशर है या एडिटर है, पब्लिशर चाहे उसको पता है या नहीं पता कि इस न्यूज़पेपर में एक डेफेमेटरी कुछ चीज़ें आ चुकी हैं किसी के अगेंस्ट, वो पब्लिशर हमेशा लायबल रहेगा। लेकिन जो एडिटर है वो लायबल है या नहीं है, उसका कुछ फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? एडिटर को अगर ये डिफेंस ले ले कि मेरे को इस चीज़ों का पता ही नहीं है, मैं यहाँ पे जो मैनेजिंग जो थी मैंने किसी और को दे रखी है, यहाँ इस चीज़ों को कुछ और को दे रखा है, तो वो मैं पार्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर ही काम करता हूँ, ये चीज़ मेरे जुडिक्शन की नहीं है, तो उसमें वो डिफेंस ले सकता है। लेकिन पब्लिशर हमेशा जो है वो लायबल ठहराया जाता है। और 501 आपको बता रहा था कि प्रिंटिंग में जो नोइंग और रीज़न टू बिलीव दोनों हैं, इंटेंशन वर्ड यूज़ नहीं किया है 501 में। तो अगर आप प्रिंट करते हो या आप एनग्रेविंग करते हो किसी मैटर के ऊपर, मतलब जो स्टोन के ऊपर जो बना देते हो, किसी की मूर्ति बना दी, और मूर्ति में इस तरह के जैसे कुछ बंदे हैं वो कुछ किसी धर्म को मानने वाले हैं, उसमें पार्टिकुलर वो टीका लगाते हैं, या कुछ चीज़ें वो पहनते हैं, वो उनको उस अलग करके शो करा दिया, उस पार्टिकुलर क्लास को वो अग्रीव्ड बना दिया, तो उसमें आपके ऊपर डेफामेशन का केस चल सकता है। 501 आपके ऊपर लग सकता है। आप उसका प्रिंटिंग करते हो या आप ऐसी चीज़ें करते हो। और यहाँ अगर सेल करते हो प्रिंटेड आइटम्स जो है, या ऑफ़र टू सेल करते हो, उसमें नॉलेज अकेली है 502 में आप फॉल करा सकते हो, 502 के लिए आप
लाइबल ठहरा सकते, सज़ा सब में बराबर रहती है, 2 साल या फाइन या बोथ हो सकता है। तो इस तरह से चीज़ें आप देख सकते हो। तो इसके लिए सेक्शन एविडेंस के जो सेक्शन 88A और 88 वो भी देख सकते हो। उसमें ये कहा है कि आप जब टेक्स्ट मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज किसी को भी करते हो तो उसमें जो मे प्रजम्पशन है वो इस चीज़ की तो रहेगी कि कहाँ से ये मैसेज निकला, कहाँ से पहुँचा और किस तरह से पहुँचा। लेकिन आप ऐसी प्रजम्पशन नहीं लोगे कि किसको भेजा गया था, होम सेंट। तो सेक्शन 88 और 88 दोनों एविडेंस एक्ट के इसके साथ पढ़ सकते हो। तो उसके बाद एक 2-4 लीडिंग केस आपको मैं बताता हूँ, जिसमें आईपीएल वाला एक क्रिस क्रेन्स वर्सेस ललित मोदी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें ललित मोदी ने कुछ ट्विटर में ये लिख दिया था कि क्रिस क्रेन्स जो न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा बैट्समैन है, बॉलर भी है, ऑलराउंडर था, उसको हमने आईपीएल ऑक्शन में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मैच फिक्सिंग में उसका वो आ गया था, इसलिए हमने उसकी ऑक्शन नहीं की। लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट थी। इसकी वजह से क्रिस क्रेन में उसने कंप्लेंट यूके में फ़ाइल की और यूके जो कोर्ट ने उनको लायबल मोदी को ललित मोदी को ठहराया था और 90,000 पाउंड का उसके ऊपर डैमेजेस डाली थी। तो उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस किया था कि सेक्शन जो है 499 इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। उन्होंने इसके कारण 3 बताए थे। एक तो ये कारण था कि ये पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक क्रिटिसिज्म और पब्लिक ओपिनियन के लिए के अगेंस्ट है। जो ये तीनों चीज़ें होती हैं वो एग्जीक्यूटिव की जो कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसके कारण इसका मिसयूज़ होता रहा है और जिसमें बंदों को सडिशन के केस के लिए लायबल ठहराते हुए, जैसे आप अभी रिसेंटली देख सकते हो कि कई लॉज का मिसयूज़ कई अथॉरिटीज़ ने किया है और जिसमें कई बंदों को पकड़ के अंदर डाल दिया और उसने सिर्फ इसी बात का लेके कि कुछ वर्ड्स ऐसे बोले और उनको पार्टिकुलर ऑफेंस बनाया हुआ है। अगर देखो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट बनाया गया, सेडिशन लॉ बनाया गया, तो ये आपके जो आर्टिकल 19 में जो आपके जो बोलने का राइट, फ्रीडम है, जो एक्सप्रेशन है, आपके जो वर्ड्स हैं उसको कटेल करते हुए ऐसे जो लॉ बनाए गए हैं जिसको वो वर्ड डेफामेशन की श्रेणी में आते हैं या उससे ऊपर चले जाते हैं, तो आपने वो पार्टिकुलर सेक्शन को इनके साथ आप पढ़ सकते हो। तो वो जो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये केस डाला था उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल 499 को नहीं डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद इससे रिलेटेड आईटी एक्ट सेक्शन 66A जिसमें भी डेफामेशन की कंसेप्ट उठी थी कि ये जो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेक्शन 66A आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, उसमें भी डेफामेशन की कंसेप्ट उठी थी कि आप कोई भी वर्ड बोलते हो अगर वो उसके लिए डेफामेशन पार्टिकुलर बनाया हुआ है तो आपको 66A बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। तो 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद आपको एक और केस लॉ बताता हूँ, डीपी चौधरी वर्सेस मंजू लता। इसमें क्या हुआ था, एक लेडी जो 17 साल की थी, वो अपने घर से एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी कि एक 17 साल की लड़की जो घर से लेक्चर लगाने के लिए गई थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। लेकिन एक्चुअल में ये फॉल्स स्टेटमेंट थी, जिसके कारण वो लड़की की शादी होने में या उसके रिश्ता फिक्स होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो उन्होंने फिर डेफामेशन का केस उस पार्टिकुलर न्यूज़पेपर पे डाला, जिससे कोर्ट ने उनको डैमेजेस दिलवाई उस पार्टिकुलर न्यूज़पेपर से, जिससे उनकी जो माना गया कि उनका जो रेपुटेशन है वो हिट वो लड़की की हुई थी। तो जैसे अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी पे भी केस किया था कि 10,000 करोड़ की कंपनसेशन मांग की थी, जिसको बाद में विड्रॉल कर लिया था। तो कंट्रोवर्शियल केसेस काफ़ी हैं डेफामेशन के लिए। तो डेफामेशन के जो इंग्रेडिएंट आपने अच्छे से पढ़ने हैं और टॉट से इसको कैसे भिन्न मानते हैं, और व्हाट्सएप ईमेल का जो ज़माना है इसमें डेफामेशन आप किस तरह से लोग करते हैं, तो इन सब को देखते हुए आप चीज़ों को जज कर सकते हो। तो डेफामेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें सच कुछ बचा नहीं है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेरीज़ आपकी हैं तो आप मुझसे टेक्स्ट कर सकते हो मेरे पर्सनल
जो इंस्टाग्राम में प्रोफाइल पे, इस पेज पे इस टेक्स्ट कर सकते हो। और मैंने यूट्यूब चैनल आपको देख ही लिया, मैंने बना लिया है, तो आप यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करें ताकि उसमें 1000 सब्सक्राइबर जब होते हैं तो अपने वहाँ पे ऑनलाइन होएं, तो इसका सर्कल थोड़ा और बढ़ाएं, क्योंकि ये फ्री क्लास है। मैं चाहता हूँ कि इसका एक्सेस सारों को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो इसका हेल्प करिए और इसको शेयर करते रहिए, इस पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि इसका एक्सेस और बढ़े। और आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने डेफेमेशन जो बताया इसको आप थोड़े थोड़े कोरिलेट कर सकते हो अपने आर्टिकल 19 के साथ, 499 को उसके साथ पढ़ सकते हो, टॉट के साथ पढ़ सकते हो, सेक्सुअल हरासमेंट वाले जो वो उसको पढ़ सकते हो। और सुसाइड जनी मान लो कई बार ऐसे वर्ड्स आप बोल देते हो, बंदे सुसाइड तक कर लेते हैं, तो आपने वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसा वर्ड न मत किसी को बोलिए जो डेफेमेशन की श्रेणी में आता है। तो थैंक यू सो मच। और आज की क्लास ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच और गुड नाइट।